प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो हमारी आपके 9वीं कक्षा की विज्ञान के पहले पाठ से है। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि पदार्थ क्या चीज़ है। पदार्थ दुनिया में सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हमें पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, वायु, इत्र, धुआं। मतलब कंडीशन दो ही है कि वो स्थान घेरेगी और उसका द्रव्यमान होगा, यानी कि वो आयतन रखेगी और उसमें वजन होगा, ये कंडीशन। अब जैसे गर्मी है या शीत यानी कि ठंड है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, ये इनको आप पदार्थ नहीं कह सकते क्योंकि इनमें ये दोनों गुण नहीं हैं। अब प्राचीन काल से ही हमारे जो दार्शनिक थे या यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को बताया कि ये 5 तत्वों से बने होते हैं, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। अब पंच तत्व कौन कौन से बताते थे? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। लेकिन अब आप जानते हैं कि आजकल विज्ञान में सैकड़ों तत्वों की खोज हो चुकी है। 94 तो कुदरत में ही पाए जाते हैं और जो क्षणिक रूप से जो खोज करते हैं वे कुछ समय बाद फिर जो है उनका डिके हो जाता है। तो ऐसे तो लगभग 118-19 के आसपास हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब पहला नंबर कि भाई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान है। मान लो हमने किसी गिलास में कंचे इकट्ठे कर लिए, उसमें रेत की मुट्ठी डालेंगे तो रेत उसके अंदर चला जाएगा क्योंकि खाली स्थान है। मिट्टी है, उसके अंदर जैसे पानी रिस जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात, ये निरंतर गतिशील रहते हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तीसरा गुण है। चौथा, गतिशील होने के कारण अंतः मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि ये गतिमान होते हैं। और तापमान जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी गति बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी। अब पहले हम बचपन में हम पढ़ते थे, उस टाइम हमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताते थे, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है। बोस हमारे जो है हिंदुस्तानी वैज्ञानिक थे और आइंस्टाइन आप जानते हैं जर्मन थे। तो इन्होंने 1920 में जो है बोस ने जो बताया था कि भाई इसकी डिटेल क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DEC भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, चलो इनकी बारी बारी से सभी के बारे में बता देते हैं। ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ठोस, द्रव, गैस की डिटेल अगर हम करें तो उसमें हम देखते हैं कि भाई ठोस में क्या होता है। जैसे हम ये गुण ले लेते हैं कि भाई आकार, आप सभी को पता है कि भाई ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका एक निश्चित आकार होता है, आकृति होती है। लेकिन द्रव को जिस भी बर्तन में डाल देते हैं वैसी ही आकार आकृति ले लेता है। गैस को आप तो बंद बर्तन में रखेंगे तो उसकी आकृति लेगा, अन्यथा वो जो है विसरित होकर के फैल जाता है। तो इनका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं है, ठोस का निश्चित आकार है। संपीड्यता,
सबसे कम। ठोस पदार्थ को हम दबाते हैं तो वो सबसे कम दबता है आमतौर पर। द्रव थोड़ा सा दबता है लेकिन कम। तो गैस को हम दबाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दब जाती है, यानी कि उसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अब ये दृढ़ता या कठोरता है वो भी लगभग ऐसी ही बात है कि जो कठोर पदार्थ है वो जो है सबसे ज़्यादा दृढ़ होता है, यानी कठोर होता है, द्रव से कम, और गैस नहीं के बराबर होती है। जहाँ तक विसरण की बात है, ठोस पदार्थ जो है आपस में अपने आप नहीं मिलता है, लेकिन द्रव में ये ठोस भी, द्रव भी, गैसें ये सभी मिल जाते हैं, और गैस भी आपस में जो है ये विसरित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब जहाँ तक कणों की स्थिति की बात है, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और उसी से संबंधित ये कणों में आकर्षण बल की बात है। ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं पदार्थ के, वो काफ़ी मजबूती से आपस में बंधे होते हैं, इसीलिए ठोस पदार्थ के कणों को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि द्रव में ये मध्यम सा, जबकि गैस में जो है आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, और वो गैस के कण एक दूसरे से बड़ी आसानी से जो है दूर दूर चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें, इसी पाठ में हमारा ये बचता है, ये प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा आपने कोई ना कोई जैसे CFL है या नियॉन बल्ब होते हैं, उनको जलते हुए देखा होगा। उनमें जो चमक होती है वो एक जो आयनीकृत गैस, आयनाइड जो गैस होती है, वो जब चमक बिखेरती है तो इस प्रकार जो पदार्थ बनता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें 1920 में भारतीय वैज्ञानिक बोस ने बताया था, और उस पर आगे आइंस्टाइन ने जो है वो और आगे इस रिसर्च को बढ़ाया, और उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि BEC या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या। जैसे वायु है, उसके कण होते हैं उससे 1 लाख गुना विरल, यानी कि बहुत कम घनत्व वाली जो गैस होती है, उसको अति निम्न ताप पर जब उसका टेम्परेचर बहुत ही कम तापमान जो है कर देते हैं, तो वो जो इसकी अवस्था जो बनती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके अंदर इस पाठ में एक टॉपिक और आता है आपका कि भाई वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब पहला आता है इसमें सतह का क्षेत्रफल, यानी कि द्रव का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लो हम पानी को एक बोतल में ले लें और एक थाली के अंदर अगर पानी को डाल दें, तो आप सबको पता है कि पानी जो है वो जो आपकी थाली में से जल्दी उड़ेगा, बोतल में से जल्दी नहीं उड़ेगा। ऐसे तापमान की बात है, तापमान जो जो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दरें तेज़ हो जाएगी। आपको पता ही है गर्मी जितनी जल्दी है तो जल्दी पानी सूखता है, कपड़े अगर धो रखे हैं तो वो भी जल्दी सूख जाते हैं। फिर बात आती है आर्द्रता अथवा नमी की। अगर हवा के अंदर नमी है यानी कि आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर मंदी रहेगी, लेकिन अगर हवा बिल्कुल शुष्क है, उसमें नमी नहीं है, तो जैसे जिस टाइम लू चलती हैं अभी जो मौसम है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी जो है पानी या कोई भी द्रव जो है उड़ता है। तो वाष्पीकरण की दर को जो है आर्द्रता बढ़ेगी तो वो घटेगा, और आर्द्रता घटेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगला कारक होता है हवा की गति। वायु जितनी तेज़ चलेगी तो वाष्पीकरण की दर तेज़ होगी, और मंदी चलेगी तो वाष्पीकरण की दर मंदी होगी। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। आपने अभी जो गर्मी का मौसम है इसमें आप देखते हैं कि जो हम पानी पीने के पानी का जो मटका होता है, नया मटका जिसमें छिद्र होते हैं और पानी बाहर रिस जाता है,
आप देखते हैं कि उसमें थोड़ी देर के बाद पानी आपका ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वाष्प जब भी बनते हैं किसी द्रव के, तो वो उस सतह से या आसपास के वातावरण से और जिस सतह पर वो होते हैं उससे गर्मी लेकर के जाते हैं। तो जो मटके से पानी बाहर रिसता है और वो उसके ऊपर से उसकी सतह से वाष्पित होता है, तो वो मटके से गर्मी लेकर के जाता है और इस प्रकार उस पानी की गर्मी कम होने की वजह से वो पानी आपका ठंडा हो जाता है। या फिर कुत्ते गर्मी में जो है मुंह खोले रहते हैं, लार टपकाते देखे होंगे आपने। इस प्रकार या हथेली पर हम पेट्रोल या ईथर एसीटोन वगैरह ले लेते हैं तो हमें अपनी हथेली जो है वो ठंडी लगती है। वो भी यही कारण है, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जितनी जल्दी जल्दी वाष्प बनेंगे तो उतनी ही ज़्यादा गर्मी लेकर के जाएंगे वो कण, और जो है ठंडक वहाँ पैदा होगी। वनों में ज़्यादा ठंडक रहती है। उसका कारण यही है कि पत्तों जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी उड़ता है, तो उससे वहाँ ठंडक जो है पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अभी गर्मी में हमारे जो पसीना आता है वो उड़ता है, तो हमें पंखे के नीचे भी ठंडक अनुभव होती है। तो ये सारी बातों का एक ही कारण है। हम बताएंगे कि वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जो द्रव के कण हैं वो ऊष्मा लेकर के और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गैस अवस्था में जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, उसको डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो है अवस्था परिवर्तन में ये गर्मी जो है उसके काम आ जाती है और वो गैस बन करके चला जाता है। तो इस प्रकार एक टॉपिक आपका ये था, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब उसके बाद जो है एक टॉपिक और भी है इसमें आपका, कि भाई आप जानते हैं कि हमारे जो तापमान का जो स्टैंडर्ड जो मात्रक है वो केल्विन कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस को। तो हमें इनको दोनों को आपस में बदलना आना चाहिए। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें। जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 अगर हमने जोड़ दिया तो ये केल्विन में आ जाएगा, यानी कि 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके हो गया? 373 केल्विन के। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पानी का जो क्वथनांक है वो सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केल्विन में उसको हम 373 केल्विन कह सकते हैं। और उसका उल्टा अगर करें, हमारे को तापमान दिया है केल्विन में और उसको हमने डिग्री सेल्सियस में यदि बदलना है तो हम क्या करेंगे? केल्विन में से 273 घटा देंगे। जैसे मान लो 283 केल्विन दे दिया, अब उसमें से हमने क्या किया? 273 घटा दिया। तो डिग्री सेल्सियस में अगर उसको लिखना होगा तो हम उसको लिख देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 283 केल्विन बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक है और इसमें से सवाल ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में बदला तो 273 जोड़े, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला तो आप उसमें से 273 घटा देंगे केल्विन में से। ध्यान रहे कि सेल्सियस के आगे डिग्री जरूर लगती है, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता। और आपका स्टैंडर्ड जो है वो उसका क्या है? तापमान मापने का स्टैंडर्ड मात्रक है केल्विन। ये ध्यान रखना है। बच्चों कुछ मात्रक और हैं जो आपको इस पाठ में आने चाहिए। कुछ विशेष राशियां हैं, इंपॉर्टेंट राशियां हैं, उनके मात्रक और उनके संकेत और आपको मैं बता देता हूं जो आपको याद भी करने हैं। ये देखिए आप ध्यान से। ये राशियां हैं, जैसे तापमान की राशि, तापमान जो राशि है उसका मात्रक होता है केल्विन, स्टैंडर्ड मात्रक हैं। उसको हम प्रतीक क्या है? हम के से दिखाते हैं। अब लंबाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई जो भी हम मापते हैं वो मीटर होता है उसका मात्रक, और एम से हम इसको दिखाते हैं। सहती का किलोग्राम, उसको केजी से दिखाते हैं। भार का मात्रक न्यूटन होता है, उसको एन से हम दिखाते हैं। आयतन जो है उसको हम घन मीटर में मापते हैं, एम क्यूब, एम के ऊपर 3 लिखा हुआ है शक्ति। अब घनत्व जो है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी मीटर। अब -3 का मतलब क्या है?
ऊपर शक्ति चली गई, इसका मतलब बटा में 1000, आप समझते हैं। फिर दाब जो है, दाब का मात्रक है पास्कल, उसको हमें PA से दिखाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये एक ही वीडियो में लगभग इम्पोर्टेंट बातें आपकी इस पाठ की पूरी हो जाती हैं। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, घर पर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।